तो दूसरा साल जब शुरू किया तो मेरा प्रीलिम्स फिर हो गया, फिर तैयारी की और मेंस नहीं हुआ नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरा मेंस नहीं हुआ, फिर टेंशन की, अब एक स्टेज पीछे। तीसरे साल फिर भी तैयारी की, तीसरे साल तैयारी की तो तीसरे साल मेरा प्री भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा ग्राफ बहुत डाउन जा रहा था, कि मतलब मैंने पहले अटेम्प्ट में कर दिया, तीसरे में प्री भी नहीं हुआ। उस टाइम आपकी ग्रिड का जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है उसका वो बड़ी हेल्प करती है आपको, अदरवाइज आपका टेस्ट है। तो फिर घर वालों को भी लोग पूछते हैं कि आपका बेटा तो सब ये पैकेज वगैरह छोड़ के और सब दिल्ली में बैठा है, पता करो कर क्या रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो एनीवे, तो उस टाइम पे मैं बताऊं कि दोस्तों का बड़ा सपोर्ट मिलता है, अच्छे लोगों का, आपके मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बहुत सपोर्ट देते हैं। और फिर मैंने लास्ट ये 4th अटेम्प्ट था, फिर उसमें दोबारा तैयारी की और मैंने फिर पर चीज़ें चेंज की, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया अपना। और फिर मेरा 4th अटेम्प्ट में 2016 साल था, उसमें मेरा प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, फिर इंटरव्यू भी हुआ और फाइनली मेरा 39 रैंक आया। और स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, ये सफल हो पाएगा, तो आपने अपनी भागीदारी देनी है और अपना कि राग बजता है, रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है। जब आप जैसे लोग तालियां बजाते हैं हुजूरे आला जनाबे आली, तो ऐसा लगता है कि संगीत का रंग साज बजता है, रंग साज बज रहा है। सर एक आईएएस अधिकारी हैं, सर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचित करवाना चाहता हूं कि सर 2016 के बैच के आईएएस हैं और सर का 39वां रैंक 2016 के आईएएस बैच में था। और सर इससे पहले हमारे सोलन में एडीसी के पद पर कार्यरत रहे और आज के समय में सर सोलन में नगर निगम सोलन के कमिश्नर हैं, और जो कि हमारे यहाँ का एक सर्वोच्च पद है नगर निगम का। और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी बच्चों के लिए सर हमारे बीच में पधारे हैं, तो आपको मोटिवेट करें, आपको सर प्रेरित भी करें। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके इतने इम्पोर्टेंट इस इंस्टीट्यूट के 15th ईयर्स की फाउंडेशन डे के मौके पे मुझे यहाँ मौका मिला, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। चंदन जी, इस इंस्टीट्यूट की आपकी सारी टीम, फैकल्टी मेंबर्स, आपको इंस्टीट्यूट चलाने में बहुत लोगों का योगदान होता है। उसके अलावा मोहित दत्ता जी मेरे बैडमिंटन पार्टनर हैं, इन्होंने मुझे सोलन में एटलीस्ट बैडमिंटन खेलने का सिखाया, शुरू करवाया, मेरे लिए भी बहुत मौका है। शिक्षा क्रांति से उनके एक एनजीओ है, इनके हेड, ये इन्होंने स्वच्छता में हमारा सोलन कॉरपोरेशन का और हम सबका बहुत साथ देते हैं। इनका यहाँ पे जितने भी उपस्थित स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, मेरी इंट्रोडक्शन तो आपको यहाँ दे दी गई है। मैं बहुत टिपिकल गांव से बिलोंग करता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, आपने कितनों ने सुना है नाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ का? वेरी गुड। LOC पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। जैसे मूवी में दिखाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वैसा ही है हमारा हाल वहाँ पे। तो मेरी स्कूलिंग, आपको छोटी सी बात बताता हूँ। स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट JNK के गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई थी 5th क्लास तक। फिर 6th से लेकर 12th तक मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय में थी। नवोदय विद्यालय जानते हैं आप में से कोई पढ़ा हो तो नहीं नवोदय से? कोई बात नहीं, वो भी स्कूल सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रचलित स्कूल है। फिर 12th क्लास के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया
AIEEE का, मुझे उस जगह उस टाइम पे IIT का पता नहीं होता था कि IIT नाम की कोई चीज़ होती है और एग्ज़ाम में मुझे पता ही नहीं चला। तो लेटर ऑन मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरा रैंक ठीक आ गया और मैं NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में मैं सिविल इंजीनियरिंग में मैंने BTech में एडमिशन ली। और हिमाचल के साथ मेरा कनेक्शन ये है कि एक तो मेरे टीचर्स जो नवोदय में थे मैक्सिमम हिमाचली थे सारे, तो और दूसरा नवोदय से जब हिमाचल में कई बार आना होता था कि चाहे स्पोर्ट्स में, तब वॉलीबॉल खेलता था, स्पोर्ट्स में 1-2 बार मैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स में आया। फिर साइंस कांग्रेस हुई तो कांगड़ा में पटरोला में हमारा नवोदय विद्यालय है, तो नवोदय विद्यालय साइंस कांग्रेस में मैं आया। फिर मैं मंडी में आया, हमीरपुर में मैं आया, तो मैं स्कूल टाइम से ही हिमाचल के साथ बड़ा कनेक्टेड रहा। तो मैं जब यहाँ आता था तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे लगता था कि ऐसा कैसे प्रदेश है कि जहाँ लाइट जाती नहीं, हमारे वहाँ लाइट आती नहीं। उधर हम ये आवर्स गिनते थे कि कब लाइट आएगी। इधर तो जब हमने पूछा बच्चों से तो कहते यहाँ तो कभी, मतलब मुझे नहीं लगता, कहते 6 महीने में 5 मिनट कभी लाइट चली जाए तो चली जाए। तो उस दिन से मैं पता नहीं मन में अपने बोलता था कि यार हिमाचल जैसी स्टेट कितनी अच्छी स्टेट है। तो हमें क्या पता था कि फ्यूचर में हमारा जो पूरी लाइफ जो है हिमाचल में लिखी होगी। शायद भगवान ने उस टाइम हमारी बात दिल की सुनी होगी, तो मैं हिमाचल में पढ़ने का भी मौका मिला। फिर 2008 से लेकर 12 तक मैंने BTech सिविल इंजीनियरिंग हिमाचल वहीं NIT हमीरपुर से की। सिविल इंजीनियरिंग के टाइम पे जब आप देखते हैं, जैसे आज आपकी यहाँ बात हो रही है कि क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपने लेनी है, तो उस टाइम पे हमारे सामने 2-3 ऑप्शंस थे। एक कॉलेज से प्लेसमेंट के लिए आते हैं, जैसे आपके यहाँ पे भी होपफुली आते होंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का लिंक होता है, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे या ऐसे कोई भी, तो या तो वो लेते हैं। पर लकीली मेरे साथ 4-5 दोस्त हम सारे इकट्ठे थे, सबका मतलब व्यू पॉइंट मिलता था। तो हम सब ने सोचा कि सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो हमने 2012 में जब बाकी लोगों की प्लेसमेंट हुई, तो मैं अपनी फैमिली में बता दूं, मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरे दादाजी टीचर थे पर वो ग्रेजुएट नहीं थे। पापा मेरे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ही स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 4 एज ए पियोन, पर उन्होंने भी पालमपुर यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया, तो फिर उनकी प्रमोशन हुई, तो नाउ ही इज AEO कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। मम्मी मेरी आंगनवाड़ी वर्कर है। सो उस एंगल से मैं बताऊं तो मुझे थोड़ा गवर्नमेंट की साइड ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर हमने तैयारी शुरू की दिल्ली में। सबका ये एक्सपेक्टेशन है कि लड़के की BTech में अगर ये सिविल इंजीनियरिंग में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुई है तो इसका पैकेज, आपने नाम सुना है पैकेज, कहते हैं पैकेज मिलता है। तो पैकेज बाकियों को तो मिला पैकेज, पर हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की जो इंटरव्यू थे वो उसमें मैं बैठा था जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ। तो मेरी 3 जगह सिलेक्शन हुए थे, एक L&T में, एक कैमन इंडिया एक कंपनी है उसमें, और तीसरा है एफकॉन्स में। इन 3 जगहों पे सिलेक्शन वगैरह हुई मेरी, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। वो सिलेक्शन सिर्फ इसलिए मैंने ली कि मैं थोड़ा एक्सपोजर हो जाए। तो फिर मैंने सिविल सर्विस के लिए हमारा रुचि बढ़ी, हम सारे 3-4 फ्रेंड्स हम सारे दिल्ली गए, वहाँ तैयारी की। 2012 से लेके मैंने तैयारी शुरू की वहाँ पे। मैं इसलिए स्टोरी सुना रहा हूँ, लास्ट में मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा। तो जब हम दिल्ली गए तो सबसे पहली बात है कि सबने पूछा कि आपके पापा को पूछा कि आपके बेटे की नौकरी कितने पैकेज में लगी। तो पापा ने मुझे पूछा कि नौकरी का क्या है, तो हमने कहा मैं तो नौकरी मैंने नहीं ज्वाइन की, मैंने सिविल सर्विस के लिए तैयारी की, वो चुनी। तो उस टाइम पे बड़ा अजीब लग रहा था, बाकियों की 7 लाख 8 लाख 12 लाख ऐसे पैकेज लगे, तो हमारे पास उल्टा मैं घर से मांग रहा था पैसे कि 11,000 रुपये दे दो, रेंट दिल्ली में रेंट बहुत ज़्यादा है। आप सोलन की बात कर रहे थे, यहाँ फिर भी ठीक ठाक है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा रेंट है। तो पर एक चीज़ है कि बात जुनून की थी, हमने सोचा सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे और हर रोज़ सोचा। तो लकीली क्या हुआ कि फर्स्ट वहाँ शायद जिसको पता होगा तो क्या है कि 3 स्टेज प्रोसेस होता है सिविल सर्विस का। पहले प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 2013 साल था और 14 बैच मानेंगे, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरा प्रीलिमिनरी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, फिर मेंस भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, तो फिर मेरी इंटरव्यू की बारी थी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो उस टाइम पे लोगों ने बोला कि
अभी बाकी है थोड़ी स्टोरी। सो लोगों ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब गांव से जिस भी बैकग्राउंड से हम हैं और अच्छे, चलो कहाँ आपने इंटरव्यू दिया है तो आपकी पक्का सिलेक्शन हो जाएगी। सब ने यही बोला कि सिलेक्शन पक्का है, मतलब ये तो अब होना ही है। तो मैं भी वो माइंड में होता है ना, नए नए होते हो आपको एग्जाम का पता नहीं, तो मैं भी यही सोच के बैठ गया कि सिलेक्शन तो हो जाएगी, बड़ी मेहनत वगैरह तो की थी। फिर क्या हुआ कि जब वो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू अच्छा गया, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं था। तो उस टाइम पे बहुत आपको एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाए और रिजल्ट ना निकले तो फिर बड़ा दुख होता है। तो बड़ा धक्का लगा मुझे उस टाइम पे। बाद में जब रिजल्ट आया पता चला कि सिर्फ मेरा सिलेक्शन से 4 नंबर कम थे, सिर्फ 4 नंबर कम। और फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि वहाँ सबने बोला कि आप जब सारी स्टेज पार कर चुके हो तो इसका मतलब आप में वो क्वालिटी है, आप मेहनत कर सकते हैं, बस कहीं कमी रह गई छोटी मोटी। मैंने दोबारा तैयारी की। अगले साल, ये पूरे साल चलता है एग्जाम, आपको पता होगा कि वो 4-4 महीने बाद एग्जाम होते हैं, तो जब तक रिजल्ट आता तब तक 1 साल निकल जाता है। तो दूसरा साल जब शुरू किया तो मेरा प्रीलिमिनरी फिर हो गया, फिर तैयारी की और मेंस नहीं हुआ नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरा मेंस नहीं हुआ। फिर टेंशन की, आप एक स्टेज पीछे। तीसरे साल फिर तैयारी की, तीसरे साल तैयारी की तो तीसरे साल मेरा प्री भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा ग्राफ बहुत डाउन जा रहा था, कि मतलब मैंने पहले अटेम्प्ट में कर दिया, तीसरे में प्री भी नहीं हुआ। तो उस टाइम आपकी ग्रिड का जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है उसका वो बड़ी हेल्प करती है आपको, अदरवाइज आपका टेस्ट है। तो फिर घर वालों को भी लोग पूछते हैं कि आपका बेटा तो सब ये पैकेज वगैरह छोड़ के और सब दिल्ली में बैठा है, पता करो कर क्या रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो एनीवे, तो उस टाइम पे मैं बताऊं कि दोस्तों का बड़ा सपोर्ट मिलता है, अच्छे लोगों का, आपके मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बहुत सपोर्ट देते हैं। और फिर मैंने लास्ट ये 4th अटेम्प्ट था, फिर उसमें दोबारा तैयारी की और मैंने फिर पर चीज़ें चेंज की, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया अपना, मैं डिटेल तो यहाँ आपको पता होगा। फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया और फिर मेरा 4th अटेम्प्ट में 2016 साल था, उसमें मेरा प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, फिर इंटरव्यू भी हुआ और फाइनली मेरा 39 रैंक आया। और सफ़र ये सिविल सर्विस का है, पर मैं बताऊं कि सफ़र हर किसी की, हर करियर का, चाहे वो आप अपना बिजनेस खोलना चाहें, चाहे वो आप अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें, सफ़र सबका ऐसे ही रहता है। तो इस पूरे सफ़र में जो मैं 4-5 चीज़ें सीखा, वो मैं आपको बस उसका निचोड़ बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि लाइफ में जब तक आप टारगेट नहीं लोगे तब तक टारगेट के पास पहुँचने का तो आप सोच भी नहीं सकते। सही बात है। कल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल है, अगर इन्होंने मुझे नहीं बताया होता कि यहाँ फंक्शन है और आप आओ तो मेरे दिमाग में भी नहीं होता। और आज सुबह मुझे 11 बजे 11:30 मीटिंग है, तो पर मुझे पता था, तो उसके पहले मुझे बस आपके साथ मिलना है, तो मैं सवेरे तैयार हो गया था कि आज जल्दी पहुँचना है आपके साथ। तो पॉइंट है कि पहले टारगेट लेना चाहिए। आपने लाइफ में टारगेट अगर फिक्स नहीं किया तो आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैक्सिमम ऑफ पॉपुलेशन, हमारे यंग बच्चे जो हैं, वो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी एजुकेशन की ये है कि हम जाते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, एग्जाम पास करते हैं, हमारी नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। किसी भी क्लास में हम खड़े होकर अपने आप के साथ ऐसा टाइम नहीं बिताते जिसमें हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और हम पूछें कि हम कर क्या रहे हैं और हम जा किधर रहे हैं और कौन सी फील्ड चुननी और हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। हम नहीं सोचते, ना हमें कोई सोचने पे मजबूर करता है, ना हमें उस सोचने का मौका मिलता है। पर लकीली मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-15-20 साल के पहले एजुकेशन सिस्टम की, पर आज ऐसा नहीं है। आज बच्चों को क्लास 3rd, 4th, 5th से ही पता चल जाता है होपफुली कि किस तरफ इंटरेस्ट है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों का स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हो। हम सोच रहे हैं कि जैसे हम गांव से आते हैं, हम वेल वर्स नहीं होते इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ, तो कोशिश की जा रही है कि पहले 4-5 साल बच्चों को अपनी मदर टंग में या जिसके साथ बच्चा कंफर्टेबल है उसी में बात की जाए। तो एटलीस्ट बच्चों को लैंग्वेज का बैरियर साइड होकर बच्चों को एक्चुअल दुनिया में हो क्या रहा है वो पता चले, इन्फॉर्मेशन पता चले। उसी के बाद उनको पता चलेगा डॉक्टर होता क्या है। अगर मानो हमारे 3rd क्लास 4th स्टैंडर्ड तक बच्चों को पता नहीं चलता डॉक्टर क्या होता है, अकाउंटेंट क्या होता है, स्टैटिस्टिशियन क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है, अगर चीज़ों का पता नहीं चलेगा वो कैसे सोचेंगे कि मैंने क्या बनना है। तो होपफुली आज हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि होपफुली चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो पहला पॉइंट था कि टारगेट अच्छा सेट करना है, पर टारगेट सेट करने के लिए जो मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपकी बहुत यंग एज है अभी,
मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने कितने 4 साल लगा दिए यहाँ पहुँचने में, शुरू करने में। 2017 में फिर शुरू किया, उसके बाद की तो अलग स्टोरी। पर अभी आप पहुँच जाएंगे, और कोई भी टाइम हमेशा लोग पूछते हैं जी क्या मैंने ये फील्ड शिफ्ट करनी है, क्या ये इनफ टाइम है, नहीं है, मैं लेट तो नहीं हो गया। नथिंग डूइंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान जिस दिन सोच ले क्या करना है, जिस दिन सोच ले कि कौन सी फील्ड चूज करनी है, उसमें मेरा पैशन है, उसमें आप कर सकते हैं, उसी दिन इंसान उस फील्ड में अचीव करना शुरू कर देता है। आप ये मत सोचो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके हाथ में कुछ पैकेज आएगा या आपने जो सोच रखा है वो अचीव हो पाएगा, उसी दिन आप सक्सेसफुल हो, ऐसा नहीं है। मैं तो मानता हूँ जिस दिन आपने टारगेट फिक्स कर लिया, आपको ये कन्विंस हो गया आपको कि ये फील्ड है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और मैं कर सकता हूँ और मैंने मेहनत करनी है, उसी दिन से आपकी अचीवमेंट शुरू हो जाएगी। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग योर टारगेट। सेकेंड बात मैं अपने इस पूरे सफर से सीखा खुद कि आपने जब टारगेट सेट कर लिया तो उसके बाद अगर आप बैठ गए आराम से तो फिर कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आज तक एक इंसान ऐसा नहीं देखा जिंदगी में जिसको हम किसी भी डेफिनेशन के हिसाब से सक्सेसफुल बोलते हैं और उसने कभी तैयारी ना की हो, मेहनत ना की। अब आपकी नज़र में कोई है जिसको आप आइडल मानते हो और सक्सेसफुल मानते हो और वो कहें नहीं जी मैंने मेहनत नहीं की, मैं बस मतलब टैलेंटेड हूँ और भगवान की तरफ से कृपा होगी और मैं बन गया, ऐसा है कोई? है कोई नहीं मिलेगा। इतना जरूर है कि हमारे सामने कभी जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में रोनाल्डो है, मेसी, कोई सुनील छेत्री, वो आप ऐसा जरूर हो सकता है कि आप टीवी पे उनको गोल डालते हुए देखोगे तो आपको लगेगा क्या बात है, जबरदस्त, वी सेलिब्रेट देयर परफॉर्मेंस बिकॉज इट इज फॉर इंडिया। अब उनके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, कब उन्होंने शुरू किया, उनकी दिनचर्या क्या है, कितनी मेहनत करते हैं, वो चीज़ों का हमें पता भी नहीं। तो उनके कभी इंटरव्यूज, मैं तो पर्सनली जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यूज जरूर सुनता हूँ, उनकी लाइफ स्टोरी देखता हूँ, उनकी दिनचर्या देखता हूँ कि वो कैसे मैनेज करते हैं, फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं, बाकी चीज़ें अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं, फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करते हैं। तो पॉइंट ये है दूसरा कि मेहनत के बिना कोई चारा नहीं। अब पहला हो गया टारगेट, दूसरा होगा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई चारा नहीं। तीसरा है कि मेहनत करना इनफ नहीं है। मेहनत तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी की थी, मेहनत मैंने फोर्थ अटेम्प्ट में भी की थी, पर मेहनत जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा करनी पड़ती है। एक थ्रेशोल्ड होता है, तो उतनी मेहनत नहीं करोगे फिर आप बात हुई है वो हाई जंप की बात है। हाई जंप की पट्टी लगी है तो आप अगर वो क्रॉस नहीं कर पाए विदाउट टच तो नहीं स्कोर कर पाओगे। दैट्स द थ्रेशोल्ड जो हम बोलते हैं। तो जो हाई जंप की पट्टी है वो थ्रेशोल्ड है किसी भी फील्ड में, उतनी मेहनत है, वो नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। और दूसरा, वो मेहनत अगर आप एक दिन करके पास कर भी गए और आपने अगर लगातार मेहनत नहीं की तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती। मतलब ये जनरल चीज़ है, सबको पता है। मैं सिर्फ एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, शायद आपको अपने आप के बारे में आप सोच रहे होंगे तो इट हेल्प्स यू। तो टारगेट फिक्स करना जरूरी है, हार्डवर्क करना जरूरी है, लेकिन कंटिन्यूस हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। और इतना जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा ज़्यादा, वरना फिर वो लेड बैक एटीट्यूड है। आप सोचोगे कोशिश तो कर रहे हैं पर नहीं हो रहा, पर क्या हम राइट डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, क्या हम उतनी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी है। तो हार्डवर्क हो गया, कंसिस्टेंट। ज़्यादातर लोग, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारे साथ कई लोग सिविल सर्विस की मैंने किया तो मैं वही बोलूँगा, पर आप अपने अपने फील्ड में ये सब में लागू हो, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो। कई लोग आते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, जैसे क्रिकेट अकेडमी की बात है एग्जाम्पल, क्रिकेट अकेडमी में बच्चे आते हैं, कई वहाँ लगे रहते हैं, डिस्पाइट दिस थिंग रिजल्ट्स नहीं आते हैं। बाद में कोई विराट कोहली बनता है, बाद में विराट कोहली के साथ ही कोई बच्चा खेलता होगा, वो आज कहीं किसी और फील्ड में, क्योंकि वो फील्ड उसने छोड़ दी, तो आज वो ये तो बोल सकता है कि विराट कोहली के साथ ही खेलता था। पर आप समझे पॉइंट कि किसी ने फील्ड छोड़ दी तो किसी ने टाइम पे उसी इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यू की, तो वो कंसिस्टेंसी और परसेवरेंस बड़ा जरूरी है साथ। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो लाइफ में इतना आसान नहीं है चीज़ें, हमें बोला जाता है 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज लो सब बढ़िया हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। फिर 12th आता है, बोलते हैं इसमें अच्छी परसेंटेज लो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। फिर ग्रेजुएशन में बोलते हैं तो ये कहते हैं कि लाइफ सेट वगैरह कुछ नहीं होती। इट इज़ ओनली द थिंग कि हर एक स्टेज है, हर एक स्टेज में यहाँ फिर वो मैं बोलूँगा हर्डल्स वाली बात है। आप जिस स्पीड से, क्योंकि हर एक स्टेज में अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग मानक हैं, मापदंड हैं आपकी प्रोग्रेस के, तो हर स्टेज में एफर्ट करना है। तो ये हमें शुरू में गलत बोला जाता है कि आप बस 10th में एग्जाम पास कर लो तो सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। पर ऐसा नहीं है, हर जगह आपको अच्छा परफॉर्म करना था, हर स्टेज। तो कंसिस्टेंटली वो सभी स्टेज पार करोगे तब जाके आप किसी जगह पर पहुंचते हो। तो पॉइंट ये है कि
लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैंने आप सोचोगे कि मेरे इतने परसेंटेज नंबर आने चाहिए, इतना मैंने ये जॉब अचीव करना है, कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाएगा। मेरा पॉइंट था जो यहाँ पर, आपको अगर इंटरेस्ट अच्छा है, आपको पता है होना है, तो चाहे लेट भी हो, पर जब तक मिलता नहीं तब तक छोड़ना नहीं। एक मूवी आई थी यहाँ पे दशरथ मांझी की, आपने देखी है मांझी मूवी? किसी ने देखी? देखिए, वेरी गुड। और किसी ने देखी? आपने भी देखी? वो मूवी मैंने तब देखी जब तीसरे अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने वो मूवी देखी। तो उसमें वो कहता है, वो पहाड़, एक ही इंसान वो पहाड़ तोड़ता है पूरा, बिहार के गांव में पूरा पहाड़, जैसी भी नहीं, अपने उस छोटे से औजार के साथ तोड़ता है। तो उसमें बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसकी अपना जिद, तो उसने पहाड़ इतना खोद के और पूरी सड़क बना ली थी। पॉइंट ये है कि फेलियर आएंगे लाइफ में, पर उसको कैसे हैंडल करना है और हारना नहीं है, अपनी कंटिन्यूस करी गई। तो ये चीज़ मैंने खुद भी अपनाई। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी लाइफ में, ऐसा नहीं है, कोई भी फील्ड हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, कहीं पे भी आपको नाकामियाँ, सो कॉल्ड नाकामियाँ हाथ लगती हैं, ऐसा होता नहीं कुछ। इट्स जस्ट फेलियर, कुछ नहीं होता है, वो स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, आपको चीज़ों का पता चलता है लाइफ में। तो एट द एंड ये कंसिस्टेंट तो हो गया। फिर एक चीज़ ज़रूर है जो हमारे यहाँ सेक्रीफाइस, हमें ना ये बचपन से है मेंटालिटी है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम रिस्क से बहुत डरते हैं। पर मैंने छोटी रिस्क ली, मैंने कहता मैंने बहुत बड़ी रिस्क ले ली, पर रिस्क तो थी। एक तरफ जॉब छोड़ के अगर आप जाते हो, 4 साल लगाते हो, कुछ हो नहीं रहा, पर एट द एंड जब हुआ तो भगवान की कृपा है, मैं बोलूँगा लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, हो गया। इस तरीके से आपको रिस्क लेनी पड़ती है लाइफ में। तो रिस्क कह लो या डिफिकल्ट डिसीजन जब आपको लेने पड़ते हैं, आप लो लाइफ में, ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स देयर आर कैलकुलेटेड रिस्क, फैमिली की बैकग्राउंड से चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। और रिस्क लेने के लिए आपको सेक्रीफाइस, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं कुछ पाने के लिए, वो सेक्रीफाइस बोलते हैं। अगर आपको सेक्रीफाइस करने के लिए वो मतलब दम है, तो आप फिर चीज़ें पा लो। और लास्ट चीज़ है, और आई विल कंक्लूड विद दिस थिंग, कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह पे, अगर हम अपने टाइम के साथ डिसिप्लिन नहीं है, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ डिसिप्लिन नहीं है, मेजरली टाइम के साथ, और उसके बाद अगर अपने एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी का, एक लाइफ मिलती है, तो उसके साथ अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हम वक्त की नज़ाकत का मतलब उसका पता नहीं करेंगे, तो फिर वक्त हमारा ध्यान नहीं रखेगा। तो अपना एक डेली रूटीन होना चाहिए, होपफुली। लाइक मैं खुद भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं प्रवचन नहीं दूंगा, पर पॉइंट ये है कि ये माना जाता है कि आप हर किसी इंसान की डेली रूटीन होनी चाहिए। अगर आप पिछले शाम को नहीं सोचोगे कि कल दिन को क्या करना है, तो कल दिन कैसे निकल जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो पिछले दिन शाम को ज़रूर ये कहते हैं कि आप चाहे लिख लो, फ़ोन पे लिख लो, नोट्स बना लो, कहीं लिख लो कि कल हमने क्या करना है। अगर आप लोग को पिछली शाम पता है, तो अगले दिन आपके माइंड में सुबह उठते ही ये होगा ख्याल कि मैंने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है दिन में, पहले ये करना, फिर ये करना, फिर। और उस दिन शाम तक आप उसमें से अगर मैं कहता हूँ 70% भी कर पाए, ज़रूर नहीं है जो आपने सोचा 100% हो, अगर 70% भी कर पाए, तो आप उन लोगों से लाइफ में आगे रहोगे जिन्होंने सोचा ही नहीं। ये बात समझ आई? तो इसलिए अपना टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स फिक्स करो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उस इंसान की है जिस इंसान में स्किल हो। और चाहे नॉलेज जितनी मर्जी हो, आपको GS चाहे रटी हुई है, सब चीज़ें पता दुनिया के बारे में, लोग बोलते हैं करते क्या हो, फिर क्या जवाब लोगे? लोग पूछते हैं ना करते क्या हो, आपका बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, तो पूछते हैं क्या करते हैं। तो ये मुझे बड़ा खुशी हो रही है इस इंस्टीट्यूट के इस स्टेज पे खड़ा होकर कहते हुए कि आपको स्किल दिया जा रहा है। आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के स्किल्स आएंगे, स्टेनो के स्किल्स आएंगे, आपको टाइपिंग के स्किल्स आएंगे। एक चीज़ ज़रूर है, गांव में अगर, चाहे गांव हो चाहे कुछ शहर में, अगर एक इंसान जो अपना काम अच्छे से करता है, काम कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपने अगर शू मेकर, अगर शहर पूरे में सबको पता है कि शू मेकर सोलर का बेस्ट कौन है, उस इंसान ने सक्सेस कमाई है। मैं मजाक नहीं कर रहा, फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल खराब हो जाए आपका तो सब कहते हैं जी फलाने बंदे के पास जाओ, पक्का ठीक करके दे देंगे। उस इंसान ने अब सक्सेस कमाई है। आपको अगर कोई स्पोर्ट्स की शॉप, कोई स्पोर्ट्स का सामान लेना है, फलानी शॉप से बेस्ट मिलेगा, कम दाम में मिलेगा, उस इंसान ने अपने बिजनेस में कमाया है। आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कहते हैं जी टेनिस का फॉर एग्जाम्पल कोच है, ये बंदा टेनिस का बेस्ट कोच, उस इंसान ने अपनी सक्सेस कमाई। तो आप आज यहाँ जितने मैं सीख पाया हूँ थोड़ी सी टाइम में, मुझे लगता है कि आप कंप्यूटर कोर्स, प्रोग्रामिंग, स्टेनो, इसका बेस्ट काम मतलब यहाँ सीखा है।
तो फिर ऐसा होना चाहिए कि सोलन में आप कुछ भी अपना काम शुरू करो, चाहे गवर्नमेंट के लिए काम करो, चाहे अपना काम शुरू करो, लेकिन ये पता होना चाहिए जिस फील्ड में आप हो कि सबको पता होना चाहिए कि पर्सन ए पर्सन बी जो है, आप जो भी है जिनका भी जो नाम है, कि ये बंदा इस काम में बेस्ट है। किसी भी, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मेरे ऑफिस में जब कंप्यूटर खराब हो जाए, हम IAS ऑफिसर अब बैठे हैं, अगर कंप्यूटर खराब हो जाए और मेरी मानो कोई VC चल रही है और टेक्निकल ग्लिच हो जाए बीच में, तो मुझे पता होता है ऑफिस में सबसे बंदा कौन है जिसको कंप्यूटर का देखते ही पता चल जाता है ये क्या करना है, कौन सी तार जोड़नी है और क्या करना है। तो वी रिलाई ऑन दैट पर्सन इन द ऑफिस। वो जरूरी नहीं है कि वो इतना बड़ा मतलब कोई उन्होंने डिग्री होल्डर हो, ये सब इट्स जस्ट अबाउट द स्किल, और आता है और आपको मानो एकदम ठीक करके और फिर दोबारा सेटल कर जाता है, एज ए ट्रबल शूटर काम करता है, और स्किल है। तो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट कि आप जो भी स्किल यहाँ आप स्किल सीख रहे हो, वो स्किल आपको पैसे देता है, आपकी बाद में आमदनी उसी से हो रही है। ठीक है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा स्किल डिसीजन मेकिंग होता है, हमारा स्किल जनता से कनेक्ट करना होता है, हमारा स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, कि आप सोचो देखो प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन निकालो, और जनता की लाइफ को ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम काम करते हैं। और हम सोचते हैं कि शहर में कैसे लोगों की लाइफ की क्वालिटी थोड़ी थोड़ी बढ़े, ये हमारे स्किल है। आपके कंप्यूटर हार्ड स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग का स्किल होता है, किसी को अकाउंटिंग का स्किल है, देख रहा था, किसी को यहाँ स्टेनो का स्किल है, अच्छी राइटिंग टाइप राइटिंग का है, तो ये स्किल आपके काम है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं एक बार मुबारक देना चाहता हूँ, 15 साल इस इंस्टीट्यूट के पूरे हुए हैं आज। लगभग 300 लोग आज पढ़े हैं, तो आप अंदाजा लगा लो 15 सालों में कितने हजारों बच्चे यहाँ से पढ़ के गए होंगे। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है पढ़ाने वाले के लिए, जब पढ़ा इनको याद ना हो पर वो बोलेंगे मैं आप मेरे टीचर रहे, ये सबसे अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि यहाँ तो बैचेस बहुत बड़े होते हैं और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं सारे हैं। तो मेरा एक बार आप सबको फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये इंस्टीट्यूट दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और आप सब अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन में बेस्ट अचीव कर पाओ। थैंक यू सो मच। चंद्र सर को मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ, या इस संस्थान को फलते फूलते हुए देख रहा हूँ। तो आज जब हम बैठे थे, चंद्र सर ने हमें आमंत्रित किया। वैसे मैं तो इस परिवार का एक सदस्य ही हूँ, चलो फिर भी आमंत्रित किया। मैं स्वच्छता से हूँ, 15 वर्षों से क्लीन सोलन, ग्रीन सोलन के नारे को बुलंद कर रहे हैं। अब आप देखिए कि एवरग्रीन इंस्टीट्यूट, जैसा नाम वैसा काम। शिक्षा क्रांति से सत्यनारायण है, ग्रीन सोलन, क्लीन सोलन। फिर कमिश्नर साहब आए हैं कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जफर सर आए, उनका भी काम क्लीन सोलन, ग्रीन सोलन का ही है। और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दत्ता साहब आए, इनका तो क्या काम ही क्लीन सोलन, ग्रीन सोलन। तो सचमुच चंद्र सर, आपने जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुना था, जैसा नाम वैसा काम, इस उक्ति को चरितार्थ किया है। आप बधाई की पात्र हैं और पूरे संस्थान। और साथ ही साथ जो ये संस्थान कंप्यूटर की एजुकेशन को आगे ले जा रहे हैं, इंजीनियरिंग का है, तो जैन साहब भी उधारे हैं। कमी थी तो जैन साहब का भी सर।
वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे कैसे तेरी खुद गर्जी नव 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 मिलना मिसरी कैसे तेरी खुद गर्जी कैसे प्रीत पुरानी बिसरे मस्त माला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया साथ में क्या बात रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा लुक छुप न जाओ जी मन दीद कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन शकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी हर सले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मनता रघुकुल रीत सदा चलिया